नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही कि आखिर शीना को किसने मारा, क्योंकि ऐसे ये पहेली उलझी है कि अब तक इसके तार जुड़ नहीं पाए हैं। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से बढ़ा है, अगर उसके बारे में आपको जानकारी दें तो शीना मर्डर केस में इंद्राणी का अहम बयान हुआ और इस अहम बयान में इंद्राणी ने साफ तौर पर यह इनकार कर दिया है कि उसकी किसी भी तरह की भूमिका शीना के हत्या के केस में है। आपको बता दें, इंद्राणी जो मुख्य आरोपी है इस केस में, साफ तौर पर इनकार कर दिया है मर्डर में शामिल होने से, जबकि पुलिस की अब तक की जो थ्योरी थी उसमें इंद्राणी को सबसे अहम माना जा रहा था, आरोपों को देखते हुए भी और जिस तरह से उसकी भूमिका रही है संदेहास्पद उसको लेकर भी। लेकिन इंद्राणी ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि संजीव खन्ना पर आरोप लगाया है और संजीव खन्ना को मर्डरर बताया है। संजीव खन्ना इंद्राणी के पूर्व पति और उन पर यह आरोप उन्होंने लगाए हैं इंद्राणी ने, लेकिन खुद इनकार कर दिया है इस बात से, जबकि पुलिस की अब तक की थ्योरी में इंद्राणी को ही इस पूरे केस का सूत्रधार माना जा रहा था। अब तक ये माना जा रहा था कि संजीव या फिर ड्राइवर, उन्होंने इंद्राणी की इस केस में मदद की है, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल रहे हैं। लेकिन जब इंद्राणी से पूछताछ हुई है तो उन सोर्सेज के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है कि इंद्राणी ने हत्या की बात से इनकार कर दिया। साथ ही ये कहा कि वो सिर्फ शीना से मिली थी, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो शीना को मारने की बात से इंद्राणी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ संजीव खन्ना जो इंद्राणी के पूर्व पति हैं, ये भी मुख्य आरोपी हैं इस केस में, लेकिन इनका भी यही कहना है कि इन्होंने शीना को नहीं मारा है। अब बात आती है ड्राइवर की। ड्राइवर भी यही बात कह रहा है कि शीना को मैंने नहीं मारा। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस की अब तक की थ्योरी में जो 3 मुख्य आरोपी रहे हैं जिन्हें गिरफ्त में लिया गया है, अगर उन्होंने नहीं मारा तो फिर शीना को किसने मारा? ये सवाल अब तक ज्यों का त्यों बना हुआ है और मकसद क्या था कत्ल का, ये साफ होना बाकी है। और इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता साहिल जोशी जुड़ गए हैं। उनके पास और अपडेट्स हैं, सीधे साहिल के पास चलेंगे। साहिल, सबसे बड़ा सवाल यही है, सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है, चलिए साहिल से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में बता दें जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बेहद चौंकाने वाली ये घटना थी जब ये सामने आई और उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक परत दर परत खुलासे हुए, एक एक करके किरदार सामने आए, तो रिश्तों में ये ऐसा जाल उलझा है कि अब तक इसकी कड़ियां कहां से शुरू हो रही हैं, कहां खत्म हो रही हैं, इसका अंदाजा लगा पाना नामुमकिन सा लगता है। संजीव खन्ना, इंद्राणी मुखर्जी, ड्राइवर, ये वो 3 लोग हैं जिस पर पुलिस ने सबसे पहले शिकंजा कसा, जिन्हें गिरफ्त में लिया और अब तक जो पूछताछ इन तीनों से हुई उसके आधार पर ही तमाम थ्योरीज पुलिस ने बनाई हैं, जिसको वजह माना जा रहा है कि जिसकी वजह से शीना की हत्या हुई। लेकिन ये तीनों लोग जो गिरफ्त में हैं पुलिस के, तीनों ने इनकार कर दिया है कि उन्होंने शीना का मर्डर किया या फिर वो इस कॉन्स्पिरेसी से, इस षड्यंत्र के साथ किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में सवाल लगातार यही उठ रहा है कि अगर ये 3 लोग, जिनके खासतौर पर इंद्राणी, जिसका डायरेक्ट इंटरेस्ट, सीधा इंटरेस्ट इस बात में दिखाई देता था कि उनको किसी तरह का फायदा हो सकता था या कोई विवाद उनका शीना के साथ था, अगर उन्होंने नहीं मारा तो फिर कौन हत्या की इस साजिश के पीछे है और किस पर सवाल उठेंगे? इस वक्त रायगढ़ से हमारे संवाददाता पंकज खेलकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायगढ़ क्यों अहम है ये आपको बताएं तो रायगढ़ पुलिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि उनकी भूमिका संदेहास्पद रही है। जब शीना की लाश बरामद हुई थी उस वक्त इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ और इसको लेकर रायगढ़ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हमारे साथ पंकज खेलकर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। पंकज, सबसे बड़ा जो अब सवाल, जो एक नया मोड़ इस केस में आया है आज के दिन, वो रायगढ़ पुलिस की भूमिका को लेकर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि जांच हुई लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ था। कौन से वो लूप होल्स है जो अब सामने आ रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, पहली बार रायगढ़ पुलिस के एसपी ने सामने आकर ये कबूला है कि जब 23 मई को एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी यहाँ पर मिली थी पेंट के पास, तो उसका पोस्टमार्टम तो किया गया, लेकिन पेंट पुलिस स्टेशन में आकर ना कोई एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट बनाया गया, ना कोई एफआईआर बनाई गई। तो ये सबसे बड़े लैप्स है, ऐसा यहाँ के जो एसपी है सुरेश हक, इन्होंने पहली बार बोला है। जब से ये मामला सामने आया है और जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तब से
लगातार हम जो इस एसपी से संपर्क साधे हुए थे, रायगढ़ पुलिस से संपर्क साधे हुए थे, पेंट पुलिस स्टेशन से चक्कर काट रहे थे, लेकिन कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं था। पहली बार आकर ये जो सारा उन्होंने सफाई दी है कि हाँ लैप्सेस हुए हैं और इसके लिए कोंकण आईजी ने एक इंक्वायरी भी बिठाई है और पेंट पुलिस स्टेशन के पीआई ये इंक्वायरी करेगा, ये उन्होंने साफ कर दिया है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है जो भी अधिकारी उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, यानी यहाँ पर डेप्यूटेड थे 2012 में, उन सब अधिकारियों को बुलाया जाएगा, उनको तलब किया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि जब यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ और मुंबई के जे हॉस्पिटल या भाईकला या कलीना में सारे सैंपल्स भेजे गए तो उसको फॉलोअप क्यों नहीं किया गया। हमने मिर्गे जो यहाँ के सुरेश मिर्गे उस समय के जो पीआई थे उनसे भी हमने बात की। उनका यह कहना है कि मैंने सब कुछ ठीक ठाक किया, पोस्टमार्टम भी किया, डॉक्टर को भी बुलाया और उनको हमने लगातार पूछा कि जब कभी ऐसा होता है, अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलती है, तो उस पर अगर आपको शंका है, कुछ सस्पिशन है, तो आपने अलग अलग पुलिस स्टेशन या हेडक्वार्टर को बताया था या नहीं। तो उन्होंने टेक्निकल वर्ड में बोला कि जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है पुलिस के लैंग्वेज में वो हमने सब कुछ किया था। तो एक तरफ यहाँ के एसपी बोल रहे हैं कि लैपटॉप से अनदेखी की गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो रिपोर्ट भेजी मुंबई को उसका जवाब मांगा नहीं गया। तो ये पूरा जो मामला है सिर्फ मुंबई के वहां तक सीमित नहीं है, रायगढ़ पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं जो 2012 में पेंट पुलिस स्टेशन में नियुक्त थे, यहाँ तक के जो एसपी थे उस टाइम के, उन पर भी सवाल खड़े हुए हैं। तो सारा कुछ अब एक संदेहास्पद हुआ है। बिल्कुल पंकज, लेकिन ये बात साफ है कि जब अब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, भूमिका संदेह के घेरे में है, लूप होल्स नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद यकीनन एक दूसरे के पाले में गेंद का जाना तो तय है, जो हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस केस पर जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो हुआ ठीक तरीके से जो नहीं हुआ, उसका अब केस पर कितना असर पड़ेगा और जो अहम सबूत उस वक्त कलेक्ट किए जा सकते थे उनमें कहाँ कुछ कमी रह गई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से साहिल जोशी भी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। साहिल, अब तक जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रहा है और सोर्सेस से जो खबर आज मिल रही है उसके मुताबिक तीनों मुख्य आरोपी जो इस केस में रहे हैं उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया है कि उनकी किसी तरह की भूमिका इस कत्ल में रही है या फिर किसी कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल रहे हैं। तो अब पुलिस कैसे इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है और कैसे ये तार आपस में अब जुड़ेंगे, सवाल ये भी है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इंद्राणी मुखर्जी अभी भी पुलिस को चकमा दे रही है। इंद्राणी मुखर्जी पुलिस को बार बार यही कह रही है कि उसे नहीं पता कि शीना का मर्डर हो चुका है। उसका ये कहना है कि शीना को 24 अप्रैल 2012 को उसने ज़रूर मुंबई के बांद्रा इलाके से नेशनल कॉलेज के यहाँ से पिकअप किया था और उसके 1 घंटे के बाद उससे कुछ बातचीत करके कॉफ़ी पी के उसको वहीं पर छोड़ दिया था। उसके बाद अगर शीना की हत्या हुई है तो उसके लिए राहुल ने वो हत्या की हो सकती है या फिर शीना का कोई बॉयफ्रेंड हो उसने उसकी हत्या की हो, उसके बारे में उसको नहीं पता। दूसरा, इंद्राणी मुखर्जी का ये भी कहना था पहले कि उसको जानकारी थी कि शीना तो भारत के बाहर चली गई है। उस पर पुलिस ने उसको पूछा कि अगर भारत के बाहर चली गई है तो पासपोर्ट राहुल के पास है तो कैसे जा सकती है। उस पर इंद्राणी का कहना था कि पासपोर्ट उसने बनवाया होगा, उसके बारे में नहीं पता उसे। तो कुल मिलाकर इंद्राणी का यह कहना है कि उसकी हत्या हुई है, यही जानकारी इंद्राणी के पास नहीं है। इंद्राणी उसको मिली थी 24 अप्रैल 2012 को, मिलने के बाद 1 घंटे बातचीत करने के बाद उसको उसने छोड़ दिया था। दूसरा ट्विस्ट यहां पर यह आता है कि संजीव खन्ना से जो पूछताछ हुई उसमें संजीव खन्ना ने यह बात कही है कि इंद्राणी मुखर्जी ने उसको बुलाया था। उसके कहे मुताबिक 24 अप्रैल को वो मुंबई पहुंचा और वहां पर आने के बाद उसे पता चला कि शीना का ऑलरेडी मर्डर हो चुका है, पहले ही उसका मर्डर हो चुका है। उसके बाद इंद्राणी मुखर्जी ने उसको समझाया कि शीना का मर्डर इसलिए ज़रूरी था कि उनकी बेटी यानी संजीव खन्ना और इंद्राणी की बेटी विधि के भविष्य के लिए शीना का मरना ज़रूरी था। ये बात उसको समझाने के बाद उसने उस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने में शीना की मदद की है। शीना के मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं है। दूसरी एक अहम बात उन्होंने इसमें कही है कि शीना के बाद इंद्राणी मुखर्जी मिखाइल को भी मारना चाहती थी, लेकिन संजीव खन्ना के वजह से संजीव खन्ना ने उनको ऐसा करने से रोका और उसके वजह से मिखाइल का मर्डर नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर जो 2 अहम किरदार है इस पूरे घटनाक्रम में वो पूरी कहानी नहीं बता रहे। इंद्राणी कुछ भी नहीं बता रही है, संजीव खन्ना जो है वो आधी कहानी बता रहे हैं, अभी तक पूरी भूमिका मानने को तैयार नहीं है। पुलिस के पास 5 चीजें हैं जिसके आधार पर यह केस अब लड़ी जा सकती है। एक, जो ड्राइवर का स्टेटमेंट है, जो ड्राइवर के स्टेटमेंट के आधार पर जिससे पूरी जानकारी पुलिस के पास है। दूसरी, उनके पास इंफॉर्मेशन है जो CDR जो कॉल डेटा रिकॉर्ड है जिसके मुताबिक ये पता चल पाएगा कि संजीव खन्ना और इंद्राणी उस वक्त कहाँ थे।
तीसरी राहुल राहुल मुखर्जी है, उसका जो स्टेटमेंट है उसके बारे में उनके पास जानकारी है पूरी, जिसमें वो कहता है कि उसको वहां पर उसने छोड़ा था। और तीसरा जो डीएनए सैंपल का टेस्ट, चौथा जो डीएनए सैंपल का टेस्ट होने के बाद, डीएनए सैंपल मैच होने के बाद जो उनके पास रिपोर्ट आएगी, पुलिस को मालूम है कि शीना की ही वो डेड बॉडी है, उसके आधार पर अब वो पूरी केस को यहां पर तैयार करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी पुलिस इंद्रानी मुखर्जी से पूरा स्टेटमेंट निकालने में कामयाब नहीं हुई है। 31 तारीख तक उनके पास पुलिस कस्टडी, 31 तारीख के बाद वो कस्टडी और एक्सटेंड करके शीना की कस्टडी लेके और भी ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल साहिल, जिस तरह की जानकारी आपने दी, विरोधाभास इन तीनों के बयानों में है, लेकिन इन तीनों ने क्या स्टेटमेंट पुलिस को दिया है, एक बार ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को वो दिखाते हैं। सबसे पहले इंद्रानी बोरा के बारे में बताते हैं। शीना से कॉलेज में मुलाकात हुई और उसके 1 घंटे बाद उसे वहीं छोड़ दिया गया। शीना और मैंने कॉफी पी, लेकिन अगले दिन वो अमेरिका चली गई। शीना ने दूसरा पासपोर्ट बनवाया था। मैं नहीं जानती थी कि शीना की हत्या हुई है, और अगर ऐसा हुआ है तो राहुल या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड या मिखाइल, इनमें से किसी ने हत्या की होगी। ये इंद्राणी बोरा का बयान है जो उसने पुलिस को दिया है, सोर्सेस से जो जानकारी हमें मिली है। अब देखिए दूसरा मुख्य आरोपी संजीव खन्ना। इंद्राणी मेरे संपर्क में थी, उसने मुझे मुंबई बुलाया और मैं 24 को मुंबई आया, लेकिन जब मैं इंद्राणी से मिला वो पहले ही शीना को मार चुकी थी। मैं कार में नहीं था, मैंने उसे मिखाइल को मारने से रोका। मैं सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने में शामिल था। मैं सिर्फ इसलिए शामिल हुआ कि इंद्राणी ने मुझसे कहा कि अगर शीना ने राहुल से शादी की तो विधि, जो कि संजीव खन्ना की बेटी है, विधि की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेंगे। तो ये 2 अहम बयान हमने आपको दिखाए जो अभी तक स्टेटमेंट में साहिल खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी ने पुलिस को दिए हैं। साहिल लगातार हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए हैं। साहिल, हमने अपने दर्शकों को भी ये 2 बयान दिखाए, दोनों बयानों में विरोधाभास, दोनों में से कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि हत्या किसने की या किस तरह की भूमिका उनकी हत्या में रही होगी। लेकिन संजीव खन्ना ने एक अहम बात यहां पर उठाई है कि उन्होंने पूरा का पूरा निशाना जो मोड़ दिया है वो इंद्राणी की तरफ मोड़ा है। न सिर्फ इस बात का आरोप लगाया कि शीना की हत्या की, बल्कि ये भी वो कह रहे हैं कि विधि की जिंदगी का हवाला देते हुए इंद्राणी ने उन्हें दबाव में लिया और साथ ही वो मिखाइल को भी मारना चाहती थी। आ रही है भाई, आ रही है। साहिल, आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज मिल पा रही है जी। साहिल, अभी हमने अपने दर्शकों को भी 2 बयान दिखाए, इंद्राणी का भी और साथ ही संजीव खन्ना का भी। इन बयानों में विरोधाभास है, लेकिन संजीव खन्ना का बयान बेहद अहम है इस बात को देखते हुए कि उन्होंने पूरा का पूरा निशाना या ये कहें आरोप इंद्राणी के ऊपर लगाया है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि या तो इंद्राणी ने ही मारा है, दूसरी तरफ ये कि विधि की जिंदगी का हवाला देते हुए इंद्राणी ने संजीव खन्ना को प्रेशराइज किया। जी बिल्कुल, इसमें पुलिस के पास 2 दिक्कतें हैं। एक तो ये कि इंद्राणी मुखर्जी किसी भी तरीके से कोई भी चीज मानने को तैयार नहीं है। इंद्राणी मुखर्जी तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि शीना का मर्डर हुआ है, और अगर मर्डर हुआ है तो उसमें उनका कोई हाथ है, ये भी इंद्राणी मानने को तैयार नहीं है। संजीव खन्ना अपने रोल को हटा के मर्डर में सिर्फ डिस्पोज ऑफ एविडेंस, यानी जो डेड बॉडी है उसको ठिकाने लगाने के लिए उनकी भूमिका थी, ये बात कहीं ना कहीं रखने को कह रहे हैं, बात करने को कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो मर्डर करने में शामिल नहीं थे। पुलिस के पास अहम जो बात है वो है ड्राइवर का बयान, जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि कैसे संजीव खन्ना भी उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे। पुलिस के पास अहम सबूत है जो CDR, जो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स है, जिसके तहत ये साबित होता है कि उस वक्त जो लोकेशन है संजीव खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी का वो एक ही था। उसके साथ पुलिस के पास ये भी एक स्टेटमेंट है जो राहुल का है, जिसमें वो कहता है कि हाँ, शीना को मैंने ड्रॉप किया और वहां पर उस गाड़ी में कौन था। तो कुल मिलाकर ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और बाकी बयान के आधार पर उनकी भूमिका साफ करने पर पुलिस कर पा रही है। लेकिन इंद्राणी मुखर्जी अभी भी डिनायल मोड में है, हम कह सकते हैं कि वो ये बात ही मानने को तैयार नहीं है। दूसरी एक अहम बात पुलिस की जानकारी में आई है कि ये काफी गलत जानकारी है कि इंद्राणी मुखर्जी और उनके पिता की वो बेटी थी, या उस तरीके की जो जानकारी आ रही है। उनका ये कहना है कि वो गुवाहाटी में जो रहते हैं वो इंद्राणी के बायोलॉजिकल फादर है। जो शीना है वो उनके पहले पति सिद्धार्थ दास के साथ हुई उनकी बेटी है। 4 साल की उम्र में शीना को अडॉप्ट कर लिया गया था, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने, नाना नानी ने उनको अडॉप्ट किया था। उसके बाद से ही शीना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इंद्राणी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि शीना और मिखाइल दरअसल उनके भाई और बहन है। लेकिन शीना को यह बात पता थी, ग्रैंड पेरेंट्स को यह बात पता थी और मिखाइल को भी यह बात पता थी। तो कहीं ना कहीं ये बात उभर के सामने आती है साफ करके कि शीना इस बात को छुपाने के लिए
क्योंकि उसको डर था कि शीना और राहुल की शादी हो जाएगी तो यह बात खुलकर सामने आ जाएगी, जो वो नहीं चाहती थी। इसके लिए कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई, संजीव खन्ना को विधि के भविष्य का हवाला देकर उनको इसमें शामिल किया गया और ड्राइवर को पैसे देकर इसमें शामिल किया गया। ये 3 लाइन इन्वेस्टिगेशन की साफ पुलिस के उभर कर सामने आया। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन अब तक जो चला है वो इसी आधार पर चला है, लेकिन रिश्तों का ये एक ऐसा मकर जाल है और इस मकर जाल में अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि शीना की हत्या का आखिर मकसद क्या था। पुलिस भी जिसकी तलाश में लगातार लगी हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे तमाम संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ। हल्ला बोल में इस वक्त हम उठा रहे हैं बड़ा मुद्दा, सवाल ये कि शीना को आखिर किसने मारा, क्योंकि 3 मुख्य आरोपी इंद्राणी वोरा, संजीव खन्ना और ड्राइवर, अगर इन तीनों ने इनकार कर दिया इस बात से कि उन्होंने शीना को नहीं मारा और ना ही वो किस तरह की कॉन्स्पिरेसी में जुड़े थे, तो फिर आखिर कैसे शीना मर्डर केस की गुत्थी सुलझेगी। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जोशी हमारे साथ हैं, मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ बनी हुई है, पंकज खेलकर, शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे शिवेंद्र का रुख करेंगे हम। शिवेंद्र, अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक अहम पहलू फॉरेंसिक जांच का भी है। फॉरेंसिक सैंपल्स लिए गए हैं, चाहे इंद्राणी और मिखाइल और शीना के बाल या फिर उनके नाखूनों के सैंपल्स हों, जिनको डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। कब तक उम्मीद है और पुलिस क्या कुछ सोच रही है कि कितनी बड़ी लीड उन्हें इन रिजल्ट से मिल सकती है? देखिए, इस पूरे केस में जो कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस हैं, उनके अलावा अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, फॉरेंसिक जांच है। और इसी के चलते डीएनए सैंपल जो लिए गए हैं, चाहे इंद्राणी और मिखाइल के लिए गए हों, चाहे शीना की जो हड्डियां वहां पर मिली हैं उनकी बात हो, क्योंकि जब तक ये एस्टेब्लिश नहीं होता कि ये पूरा कनेक्शन क्या है, यानी मिखाइल कहीं ऐसा तो नहीं कि डीएनए जांच के बाद निकले कि इंद्राणी के बेटे नहीं है, या उनसे असली फादर कौन है, बायोलॉजिकल फादर कौन है। रायगढ़ से जो हड्डियां मिली हैं उनकी जांच जब तक नहीं होगी, उनसे नहीं साफ हो पाएगा कि आखिरकार वो शीना की हड्डियां हैं और किसी और की नहीं, तब तक एस्टेब्लिश करना मुश्किल होगा। तो कानून के लिहाज से एक एक चीज तय होनी जरूरी है। और इस पूरे मामले में जितना कॉम्प्लेक्स मामला है, जितना कॉम्प्लिकेटेड पूरी सारा रिश्तों के पेच हो, चाहे लेकर के, चाहे केस के सीक्वेंस के लेकर हो, चाहे वो किरदारों को लेकर के हो, चाहे मकसद को लेकर के हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड किस्सा है कि इसमें जो फोरेंसिक साइंस और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, चाहे वो सीडीआर की बात हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसमें एक एक कड़ी को जोड़ना जरूरी होगा। और डीएनए जांच इसमें बहुत अहम हिस्सा है। इसीलिए मिखाइल और इंद्राणी के ब्लड सैंपल लिए गए हैं ताकि उनका मैच हो सके कि आखिरकार इनके फादर कौन है। और जो इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, सबसे सैंपल्स लिए गए हैं, चाहे वो नाखूनों की बात हो, ब्लड की बात हो, चाहे विस्रा रिपोर्ट जो आने की बात है, जो जेजे हॉस्पिटल में रायगढ़ पुलिस की तरफ से भेजा गया था, वो सब मिलकर के ही तय कर पाएंगे कि आखिरकार इसका पूरा जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ वो किस तरीके से है। बिल्कुल, और ऐसी उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों में ये रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद ये तस्वीर और साफ हो पाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है, केस का मकसद क्या है, हत्या कैसे हुई, कौन लोग इनमें शामिल हैं? ये वो सवाल हैं, अनसुलझे सवाल, जिनके अब तक जवाब नहीं मिल पाए हैं। इस अनसुलझे गुत्थी में आइए अब आपको मिलवाते हैं एक अहम शख्स से, जिसने आज से 3 साल पहले शीना का शव पहली बार देखा था। हम बात कर रहे हैं गणेश ढेने की, जो गांव के प्रधान भी हैं और पूरे मामले में एक बेहद अहम गवाह भी। उनसे बात की हमारे संवाददाता पंकज खेलकर ने। जब से शीना बोरा का हत्या का मामला सामने आया है, मुंबई पुलिस जुटी है सबूत जुटाने में। ऐसे में चश्मदीद अहम भूमिका निभाते हैं पूरा मामला फिर एक बार खड़ा करने में। मेरे साथ ऐसे व्यक्ति है जिसने सबसे पहले शीना बोरा का कंकाल या कहे शव 2012 में देखा था। गणेश, बताइए क्या हुआ था, कैसे आपने देखा था और पूरा मामला अब तक क्या क्या हुआ, बताइए। मेरा मंडप डेकोरेट्स का व्यवसाय है और मैं पुलिस पाटिल भी है, महाराष्ट्र गांव कामगार पुलिस पाटिल का, वो गांव पुलिस पाटिल में है। तो मेरा मंडप का ऑर्डर वर्षा विभाग में जावली गांव में ऑर्डर चालू रहा था। तो आते समय मैं मंडप का सामान छोड़ के वो टेम्पो में भर के आया था। तो खोपोली पेन रोड में एक गागोदे नाम का एक खिंड है, उसमें वो आम का पेड़ बहुत है और मई महीने का टाइम चालू रहा था। आम का पेड़ गिरता है, आम पेड़ से ऊपर से गिरता है। तो बचपन से मेरे को आदत है कि आम गिरा है पका हुआ तो वो उठाने को जाता है। वैसा ही मैं आम उठा रहा था, इकट्ठा कर रहा था। तो 10-15 आम उठाया भाई इकट्ठा करके। तो मेरा आम वो एक गिरा था, वो उठाने को गया तो मेरा नज़र वो कंकाल गिरा था, वो शव, तो उस पर पड़ा। तो मैं तुरंत थोड़ा घबरा। बाद में मेरे को ये बताइए कि जो कंकाल आपने देखा तो क्या समय हो रहा था, दिन का क्या बजा था? दिन का मेरे ख्याल से वो 10 बजा था उस टाइम। और तारीख क्या थी? 23 मई 2012। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया?
उसके बाद मैं घर पे आया, वो मंडप का सामान उतरा, वो तुरंत पुलिस में खबर दिया। कर वो मेरा ही काम, वो पुलिस पाटिल का काम ऐसा रहता है, जब आजू बाजू में अच्छा या बुरा जो कौन सा घटना घटती है तो तुरंत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना, खबर देना पड़ता है। इसलिए मैं मेरा फर्ज वो था, वो मैं निभाया। बाद में पुलिस ने उधर जाके जांच की। ये बताइए कि जब से आपने पुलिस को फ़ोन करके बताया, तो कौन सी पुलिस आई, कौन अधिकारी आए, कितने बजे आए, और क्या साथ में डॉक्टर भी आ गए थे? हाँ, पहले वो हमारा पुलिस स्टेशन ओपी में पड़ता है, वो वरसई, उधर मैं खबर दिया। उसने उसका वरिष्ठ अधिकारी है, वो मिर्गे साहब वगैरह, सुरेश मिर्गे, हाँ सुरेश मिर्गे, धांडे साहब, वो सब आया। उसने फिर उसने वरिष्ठ अधिकारी को खबर दी। बाद में वो अधिकारी आने के बाद डॉक्टर को बुलाया। वो जो शव मिला था उसका वो डीएनए करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर बुलाया। कौन डॉक्टर आए थे और कहाँ से आए थे? डॉक्टर वो इधर मांगरूल गाँव है वो हर जगह, वो डॉक्टर उधर आया था। क्या नाम था? ठाकुर, संजय ठाकुर कल के वो आए थे। तो फिर उन्होंने क्या किया और आपने क्या देखा? और जो वहाँ पे पूरा था, बहुत बास आ रही थी, क्या शव कैसा था, शव के ऊपर कपड़े क्या थे, या कैसा था शव, पूरा बताइए जरा। नहीं, वो बॉडी तो पूरा सापला था, जला हुआ सापला था। और उधर कुछ बोले तो कुछ नहीं था, खाली वो रिंग जैसे था, बैक का रिंग जैसे था। और बाद में उसने डॉक्टर ने वो वहाँ से वो हाँ सापला से वो हाड़ वगैरह के लेके वहाँ से हड्डी और सैंपल लिया। कितने सैंपल लिए होंगे, आपको याद है कुछ? नहीं, वो याद नहीं उतना, मगर हाँ लिया था, बहुत लिया था। उसका सैंपल का क्या किया फिर? वहाँ बाद में वो पोस्टमार्टम करने को उधर भेज दिया। अच्छा, फिर अभी क्या हुआ ये बताइए कि अभी 3 साल बाद ये पूरा मामला सामने आया है, तो क्या पुलिस ने आपको फिर एक बार पूछताछ के लिए बुलाया? हाँ, बुलाया था। अलीबाग एलसीबी ने मेरे वापस वो जवाब न उनके लिया है। हाँ। बाद में अभी और फिर क्या क्या पूछा अलीबाग के पुलिस ने आपसे? वो पूरा 2012 का जो मामला है उसके बारे में क्या क्या पूछा? 2012 का मामला था, वो सब उसने सामने पूछा, क्या कैसा गड़ा, क्या गड़ा, वो मैंने उस बताया। उस कौन साहब थे अभी वनकोटी साहब थे, जितेंद्र वनकोटी साहब। अच्छा, तो तब 2012 में जो आपने वो पूरा कंकाल देखा था, तो वो कैसा, बैग में पूरा ऐसा बैग के अंदर पैक किया हुआ था या सुलाया था, क्या था? नहीं, सुलाया हुआ था। वो बैग तो दिखता ही नहीं थे ना। बाद में वो उसने क्या किया, पोस्टमार्टम करने को भेजा और वो शव हम उधर ही दफन किया। उधर से आदिवासी वाड़ी के 2 कामगार लाया था, उसने खड्डा खोदा उधर और उधर ही दफन किया। तो गणेश ठाणे वो अहम गवाह जिसने सबसे पहले शीना के शव को देखा था। तमाम जानकारी उन्होंने दी कि किस हालात में उन्होंने देखा। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज्ञा लोहेवाल, साथ ही पंकज खेलकर और शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आपने खुद गणेश ठाणे से बात की और तमाम जानकारी जो इस बातचीत में उन्होंने दी, उससे साफ है कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन जो आज माथापच्ची हो रही है, अगर ये उस वक्त हो गई होती या वो जांच उस वक्त सही तरीके से हुई होती, तो यकीनन आज इस केस की सूरत कुछ और होती और शीना के साथ क्या हुआ ये सच भी शायद सामने आ चुका होता। लूपहोल्स क्या रहे और उसका क्या असर इस केस पर पड़ा, आपसे जानना चाहेंगे। मीनाक्षी, ये जो अभी गणेश ढेने ने बताया है कि वहां पर पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जो पुलिस कार्रवाई थी कि वहां पर एक एडीआर फाइल करो या एक जिस तरह से वो शव मिला है, तो एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में वो मामला मिला है, तो शायद दूसरा मामला भी फाइल हो सकता था। लेकिन इस प्रकार से ये सारे लैप्सेस सामने आ रहे हैं और एसपी ने भी माना है कि वहां पर ये मामले दर्ज नहीं हुए, तो ऐसा लगता है कि शुरुआत से ही ये केस को कमजोर करने की बात या प्रक्रिया या प्रोसीजर शुरू हो गई थी। और आज 3 साल बाद जब ये मामला सामने आया है, तो इस तरह की माथापच्ची हो रही है कि जो गिरफ्तार है वो कह रहे हैं कि हमने तो उसके अंदर हमारा कुछ हाथ ही नहीं है। तो कानून के लिए जब कोर्ट में ये मामला पेश होगा, तो मुंबई पुलिस जिस तरह की तहकीकात कर रही है, उनके लिए सारे सबूत जुटाना एक तरह से मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ पे गणेश ढेने ने बताया कि वहां पर वो गया था, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया उसको तो पता नहीं, क्योंकि एक सर्वसाधारण आदमी है, वहाँ का गांव का मुखिया है और उसने ये किया है। लेकिन बाकी का बातें जो सामने आ रही है, उससे लगता है कि ये केस कमजोर शुरुआत से ही हो गया था।
बिल्कुल, सबूतों का नष्ट होना किसी भी केस के लिए अच्छा नहीं है। और जब भी इस बात की मिसाल दी जाती है तो हमेशा आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस की मिसाल दी जाती है कि सबूत किस तरह से नष्ट हुए थे, वो केस अपने आप में मिसाल है। और शीना के केस में भी काफ़ी हद तक ऐसा ही हुआ, चाहे उस तरह का ना हुआ हो, लेकिन फिर भी सबूतों को नुकसान ज़रूर पहुँचा, ये कहना होगा। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ बनी हुई हैं। मनोज्ञा, अब एक और अहम बात जो यहाँ पर आती है कॉल डिटेल्स की, जिसका जिक्र लगातार पुलिस भी कर रही है कि कॉल डिटेल्स चाहे वो इंद्राणी हो, संजीव खन्ना हो या फिर बाकी और किरदार जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जो ये समझने में मदद करेंगे किसने किससे कब बातचीत की, कौन किस तरह से किसके संपर्क में था और केस से इसका किस तरह का जुड़ाव था। बिल्कुल, 24 अप्रैल 2012 को पहले तो करीब 12 बार बात हुई है दोनों में और उसके लोकेशंस भी ट्रैक कर लिए गए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी 17 फरवरी तक लगातार बातचीत होती रही है और इनके बीच में करीब इस साल भी 8 बार एसएमएस के साथ साथ बातचीत हुई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना एक दूसरे के टच में थे, इंटरेक्शन था लगातार दोनों के बीच में और इसके साथ साथ बातचीत भी होती थी। पहला एसएमएस आया था 1 जनवरी को करीब 1:40 पे रात को, जिसका जवाब उन्होंने 4 बजे सुबह दिया और ये एसएमएस पहले आया इंद्राणी मुखर्जी से, जिसका जवाब दिया संजीव खन्ना ने। उसके बाद फिर से 19 जनवरी को बातचीत हुई, करीब 40 से 50 सेकंड की बातचीत हुई थी। ये भी कॉल इंद्राणी मुखर्जी ने संजीव खन्ना को किया था और उसके बाद फिर 17 फरवरी को जो बातचीत हुई है उसमें 2 एसएमएस इंद्राणी मुखर्जी से आए, जिसके जवाब संजीव खन्ना ने दिए। लिहाजा बातचीत लगातार हो रही थी, महीने में कम से कम 3 बार बातचीत होती थी। फरवरी के बाद से बातचीत नहीं हो रही थी दोनों के बीच में, लेकिन एक विदेश नंबर से कॉल रेगुलर आता था इनके पास। उसका पता लगाना जरूरी है कि आखिरकार वो नंबर इंद्राणी का था कि नहीं, क्योंकि वो काफी समय तक विदेश में थी। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से उथल पुथल हो रखी है, सिर्फ इमोशंस की नहीं लेकिन ऐसे कई सारे कारणों का भी पता लगाना जरूरी है, जिसमें क्या बातचीत होती थी। और 2012 के बाद जो पुलिस जानना चाहेगी कि आखिरकार अलग होने के बावजूद भी पति पत्नी में किस लेवल कर किस स्तर तक की दोस्ती, बिल्कुल वो कौन सा संपर्क था और आखिर उसकी वजह क्या थी। यानी बार बार जो बात आकर टिकती है वो है मकसद, कि आखिर मकसद क्या था जिसकी वजह से ये किरदार या जो भी ये लोग हैं ये आपस में क्यों जुड़े हुए थे। साहिल, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है अब तक मकसद की तरफ क्या इशारा करता है? और ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आज एक और खुलासा हुआ है कि इंद्राणी की प्रॉपर्टी में भी घोटाले की बात सामने आ रही है। देखिए, इस पे 2 मकसद पुलिस को साफ नजर आ रहे हैं। 2 मकसद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक मकसद इंद्राणी का और दूसरा मकसद संजीव खन्ना का। इंद्राणी का मकसद ये था क्योंकि पुलिस के पास अब ये पुख्ता जानकारी है कि दरअसल जो गुवाहाटी में है वो इंद्राणी के बायोलॉजिकल फादर है, उनके असली पिता है, और शीना जो है वो इंद्राणी की बेटी है, इंद्राणी की सिद्धार्थ दास के साथ हुई बेटी है। 4 साल की उम्र में शीना को अडॉप्ट कर लिया गया था ग्रैंड पेरेंट्स के जरिए। इसके वजह से इंद्राणी के पिता और शीना के पिता का नाम एक ही दिखाया जा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट में, और उसमें कोई मिस्ट्री नहीं है। तो कुल मिलाकर इससे साफ ये हो जाता है मुंबई पुलिस को कि शीना अपना गुवाहाटी का जो पास्ट है, जो उनका भूतकाल है, वो भूल जाना चाह रही थी पूरी तरीके से। इसके लिए मिखाइल और शीना को उनके पिता और माता पिता ने उनको अडॉप्ट कर लिया था। अब जब शीना मुंबई आके रहने लगी, मुंबई आने के बाद राहुल मुखर्जी के साथ उसकी दोस्ती बढ़ी, फिर उनकी एंगेजमेंट हुई, जो इंद्राणी को नहीं बात पता थी, इंद्राणी के गैर मौजूदगी में एंगेजमेंट हुई है। तब उसको लगा कि शादी होने के बाद उनका राज खुल जाएगा कि दरअसल शीना उसी की बेटी है, और इसके वजह से उनको यह खतरा लगने लगा था कि पुरानी उनकी सारी बातें उभर कर सामने आएगी जो पीटर मुखर्जी से उन्होंने छुपाई हुई है। दूसरी बात यहां पर एक ये भी थी कि संजीव खन्ना से जो उनकी लगातार बातचीत हो रही थी वो भी उन्होंने पीटर मुखर्जी से छुपाई थी। तो इंद्राणी के हत्या का मकसद ये है कि शीना उनके राज ना खोल दे, उसके वजह से इंद्राणी ने हत्या की है, ये पुलिस को लगता है। संजीव खन्ना का मकसद यह है कि इंद्राणी ने उनको समझाया कि अगर राहुल और शीना की शादी हो जाती है तो उनकी जो बेटी है, संजीव खन्ना और इंद्राणी की जो बेटी है विधि, जो फिलहाल इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के साथ रहती है, उसके भविष्य को खतरा हो सकता है। उनकी जो प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है उस पर कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो सकती है। इसके लिए शीना और मिखाइल का मरना जरूरी है, ये समझाने की कोशिश संजीव खन्ना को की थी। इसके वजह से संजीव खन्ना इसमें शामिल हुए। हालांकि संजीव खन्ना पूरी तरीके से अपने रोल को इसमें शामिल होने को मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल इनकार साहिल तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बात जो अब तक के इन्वेस्टिगेशन से दिखाई देती है वो यही कि कहीं ना कहीं मोहरे ये सारे इंद्राणी मुखर्जी ने बिठाए हैं। लेकिन एक शख्स की बात जो अब तक नहीं हुई वो है पीटर मुखर्जी, मीडिया टाइकून, इंद्राणी के वर्तमान पति। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब तक पीटर मुखर्जी जो लगातार ये बात कह रहे थे कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि शीना और इंद्राणी का रिश्ता क्या है,
उस बात में कितना दम था, वो सही थी या गलत थी। शिवेंद्र, आपके पास आएंगे। अब तक जो पूछताछ पीटर मुखर्जी से हुई है, कल जो पूछताछ खासतौर पर हुई थी, क्या डिटेल्स उसमें से निकली और क्या पुलिस इस बात पर यकीन कर पा रही है कि पीटर मुखर्जी का भी किसी तरह का संदेहास्पद रोल यहां पर है? देखिए, सबसे बड़ा संदेह उन पर इस बात को लेकर के जाता है कि आखिरकार वो इस बात को क्यों छुपाए रखना चाहते थे कि उन्हें ये पता था शीना और मिखाइल का जो रिश्ता था इंद्राणी से, वो बहुत अच्छे से पीटर मुखर्जी को पता था। और इस बारे में मिखाइल ने अपने बयान में कहा, इंद्राणी ने भी बताया है और बाकी लोगों ने भी बताया है। पीटर मुखर्जी शुरू से इस बात को लेकर के इनकार कर रहे थे और उनका कहना था उन्हें कुछ आइडिया नहीं था। हालांकि बाद में मैंने जब खुद उनसे बात किया तो उनका कहना यह था कि मिखाइल ने मुझे एक बार जरूर बताया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और अपनी पत्नी को कन्फ्रंट नहीं करना चाहता था इस मुद्दे पे, क्योंकि मैं उन पे 100% यकीन करता था। लेकिन बाद में जब इनकी बात हुई पुलिस से और दूसरे लोगों के बयान दिए गए, उससे ये साफ हो गया कि उनको इस रिश्ते के बारे में पता था। उसको छुपाए रखने के पीछे वजह क्या थी, ये अभी तक साफ नहीं है। क्या वो सामाजिक डर से बचना चाहते थे या फिर अपनी पत्नी को कन्फ्रंट करना से बचना चाहते थे? लेकिन पुलिस के सामने अब यह तय हो गया कि पीटर को पता था। और दूसरी वजहों से भी उनकी भूमिका थोड़ी संदिग्ध होती है कि आखिरकार जब उन्हें पता था तो उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई, उन्होंने कुछ बोला नहीं। और जब शीना गायब हुई, इंद्राणी उनके साथ रहती थी, उनकी पत्नी थी, और अगर बहन बना करके भी उनको इंट्रोड्यूस करा रखा था, तो 3 साल तक कहां गायब रही शीना, इसके बारे में जाहिर सी बात है जरूर उनके दिमाग में आया होगा और उन्होंने पूछताछ की होगी। तो अगर उन्होंने पूछताछ नहीं की तो भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर सवाल उन्होंने पूछे थे इस बारे में इंद्राणी से, तो क्या जवाब दिया, उसको लेकर को शक क्यों नहीं पैदा हुआ, ये बहुत बड़े अहम सवाल है जो पुलिस जानना चाहती है। और इसके जवाब बहुत साफ तौर पर पीटर मुखर्जी ने अभी तक नहीं दिए हैं, इसलिए वो भी संदेह के घेरे में है कि आखिरकार इस पूरे मामले में उनका क्या हित था या उनका क्या रोल था। और जैसे पीटर मुखर्जी से पूछताछ और आगे होगी, अभी तो उनसे एक ही दौर की बात पूछताछ पुलिस से हुई है, मोटिव क्या था बिल्कुल, तो उसके बाद ये तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। इस वक्त हम रुक करेंगे सीधे साहिल का। साहिल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, इसमें जो शिवेंद्र बात कह रहे हैं उसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जिस पर पुलिस के सूत्रों ने हमको कंफर्म किया है कि पीटर मुखर्जी दरअसल इंद्राणी के बारे में बहुत ही कम जानकारी रखते थे। पीटर मुखर्जी को इंद्राणी के पास्ट के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी और पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं ठगी हुई है पीटर मुखर्जी के साथ में। पीटर मुखर्जी, पुलिस का कहना है कि अभी तक हमने उनके बयान की ज़रूरत समझी नहीं है, सिर्फ हमको इतना पता है कि पीटर मुखर्जी उस वक्त मुंबई में नहीं थे। दूसरी एक अहम बात उन्होंने कही है कि जो बात शिवेंद्र कह रहे थे कि पीटर मुखर्जी ने आखिरकार ये बात क्यों नहीं उठाई कि शीना कहाँ है करके, तो उसमें ये बात पुलिस का कहना है कि शीना मुंबई में जरूर रहती थी, लेकिन पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी के साथ नहीं रहती थी। दरअसल शीना मुंबई आई 2011 में। 2011 के बाद से पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी, इंद्राणी की बेटी विधि के साथ में विदेश में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं। शीना मुखर्जी यहाँ पर MMOPL कंपनी में काम करती थी, जो मेट्रो ट्रेन यहाँ पर चलाती है, और अंधेरी में उनका घर था। और राहुल के साथ बिल्कुल साहिल, ये इस पर बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अहम बात ये कि इंद्राणी मुखर्जी जिस व्यक्ति के साथ भी जिस वक्त में रही हैं, उसके बारे में इंद्राणी का पिछला क्या इतिहास रहा, ये जानकारी किसी को नहीं होती थी। एक कॉमन बात जो सामने आ रही है।